हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो किस तरीके से आपका आंसर है और किस तरीके से आपके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये प्रैक्टिस पेपर है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली ने प्रोवाइड कराया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे हम। और जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। इंटरनेशनल, व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात नहीं कर रहे दोस्तों। तो हम बात करते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आंसर दिखाऊंगा मैं। तो ये रहा दोस्तों आपका हिंदी में, इंग्लिश में आंसर, ठीक है। जो कि कहाँ से आया है, आपको पहले से ही डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कह सकते हो, वहाँ से आंसर जो मिला है वही वाला आंसर है आपकी स्क्रीन पर। ये इंग्लिश में आपका आंसर है। अब इसको बात करते हैं डिटेल में, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा हिंदी में भी। देखिए दोस्तों, ये रहा इंग्लिश में आंसर इसका। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू अ बिजनेस विच इज कह सकते हो क्या दोस्तों, कैरीज ऑन 2 और मोर नेशन। मतलब क्या करता है, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक देश क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इट मीन्स कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। मतलब कह रहा है कि जो आपका देश है उसकी सीमा से भी हम परे क्या करते हैं, दूसरी सीमा में भी हमें जाना पड़ता है। दीज एक्टिविटीज़ नॉर्मली इंक्लूडेड द ट्रांजेक्शन्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज गुड्स, कैपिटल, सर्विस एंड इंटरनेशनल प्रोडक्शन। यानी ये सब क्या एक तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है और ये इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन है। और बात करें हिंदी में, तो देखिए हिंदी में आपका क्या सॉल्यूशन है। हिंदी में कह रहा है कि गाइस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस व्यापार को संवर्धित करता है जिसमें 2 या 2 से क्या होते हैं, अधिक देशों को शामिल किया जाता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय सीमाओं से परे, यानी राष्ट्रीय सीमाओं को छोड़ करके हम बात करें, दूसरी सीमाओं में हमें जाना पड़ता है, व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इन गतिविधियों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बात करें, इन गतिविधियों में आमतौर पर माल, पूंजी, सेवाएं, और सेवाओं में भी क्या क्या कह सकते हो दोस्तों, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी हो सकता है, कुशल श्रम यानी कि मतलब जो अच्छे से काम कर पाए, इन एफिशिएंट लेबर, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादनों जैसे कि आर्थिक संसाधनों का लेन देन भी शामिल होता है। तो क्या मतलब है इसका, देखिए डिटेल में फिर से समझाता हूँ आपको। तो आपका आंसर कहाँ तक माना जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका सोल्यूशन नहीं है फर्स्ट का। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या कह सकते हैं एक तरीके से, इसमें 2 या 2 से अधिक देशों को शामिल किया जाता है और ये एक देश की सीमाओं से परे होता है। इन गतिविधियों में आमतौर पर माल, पूंजी, सेवाएं, सेवा में प्रौद्योगिकी कह सकते हो, कुशल श्रम और ट्रांसपोर्टेशन को भी शामिल किया जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्पादनों को भी शामिल किया जाता है, जैसे कि आर्थिक संसाधनों का लेन देन, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है हिंदी में भी। आपका सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, अल्पकालीन वित्त का वर्णन कीजिए। किसका, अल्पकालीन वित्त का। मतलब डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कहेंगे दोस्तों, शॉर्ट टर्म फंड वे फंड होते हैं। मतलब आपका आंसर कहाँ से शुरू है, जहाँ पे ये नंबर 2 लिखा है यहाँ से। तो शॉर्ट टर्म फंड वे फंड होते हैं जो 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब जो 1 साल से अधिक के लिए होते हैं। इसका उपयोग व्यापार की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, व्यापार की अल्पकालिक आवश्यकता। अल्पकालिक का मतलब क्या है, जो कम समय के लिए होता है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फंड। इसे कार्यशील पूंजी के रूप में भी जाना जाता है। इसे कार्यशील पूंजी का मतलब होता है एक तरीके से वर्किंग कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। कार्यशील पूंजी व्यापार के दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजी है, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है इसमें, कार्यशील पूंजी क्या होती है, एक तरीके से कार्यशील पूंजी होती है जो हम दिन प्रतिदिन के ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो दोबारा से बताता हूँ आपको मैं, ध्यान से समझना। शॉर्ट टर्म वो फंड होते हैं जो क्या होता है 1 वर्ष से अधिक के लिए होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसका उपयोग क्या किया जाता है, कम टाइम पीरियड के लिए, मतलब छोटे समय के लिए हमें प्रयोग करना पड़ता है, अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे कि इसे कार्यशील पूंजी के रूप में भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि शॉर्ट टर्म फंड क्या होता है, तो आप कह सकते हो इसे वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। कार्यशील पूंजी क्या होती है, वे पूंजी होती है जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
आवश्यक पूंजी है, जैसे कि मजदूरी देना, वेतन देना, किराया देना या फिर कोई टैक्स देना, माल की ढुलाई करना आदि सामग्री और भुगतान की खरीद पर जितना अगर हम कोई खरीद करते हैं तो उसकी भुगतान करना। अल्पकालिक वित्त सार्वजनिक जमा, वाणिज्यिक बैंकों, व्यापारिक क्रेडिट, फैक्टरिंग, ग्राहक अग्रिम आदि से उठाया जाता है। मतलब पेपर में आएगा कि बताइए शॉर्ट टर्म जो फंड होता है एक तरीके से ये कहाँ से आता है, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ तक आपका सोल्यूशन है, ये सब काट देना, ये थर्ड का आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्या बोलोगे, कहाँ से मिलता है मजदूरी अगर हमें देना पड़े, कर देना पड़े किसी को, माल ढुलाई आदि, तो वहाँ पे इसे किया जाता है। और पेपर में आए कि ये कहाँ कहाँ से मिलता है, तो क्या लिखोगे इसका आंसर सर, आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा अल्पकालीन वित्त जो है यहाँ से सार्वजनिक जमा से मिलता है, वाणिज्यिक बैंकों से मिलता है, हमें व्यापार के क्रेडिट से मिलता है, फैक्टरिंग से मिलता है और ग्राहक से एडवांस जो पैसा लेते हैं हम वहाँ से मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरे का आंसर हो चुका है। अब बात करें इसी क्वेश्चन का थर्ड इंग्लिश में आंसर, तो क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म फंड्स आर दोज विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मतलब जो 1 साल से एक्सीड नहीं करते। इट इज यूज फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस के शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज़ द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द डे टू डे नीड्स ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मटेरियल। मतलब ये क्यों यूज़ करते हैं, ताकि परचेज ऑफ मटेरियल हो सके, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंट, टैक्सेस एट्सेट्रा। और क्या कह सकते हो, फॉरेन चार्जेस होते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज रेज फ्रॉम पब्लिक। अब ये बात आता है कि बताइए शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस होता है ये कहाँ से रेज होता है, क्या बोलोगे दोस्तों, ये कहाँ से रेज होता था। देखिए कहाँ से मिलता है ये रहा आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज रेज्ड फ्रॉम अ पब्लिक डिपॉजिट। मतलब जो पब्लिक से डिपॉजिट होता है, कमर्शियल बैंक से मिलता है, ट्रेड क्रेडिट से मिलता है, फैक्टरिंग से मिलता है और कस्टमर का एडवांस से मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड का आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में। गाइस तो थर्ड क्वेश्चन है आपका बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR का अर्थ बताइए, क्या बोलेंगे। बौद्धिक संपदा इंग्लिश में क्या है, स्टेट द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब एक तरीके से जो आपकी नॉलेज है इसकी बात कर रहा है, तो इसका मीनिंग होता है ना आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बौद्धिक संपदा जो होता है IP जो होता है एक तरीके से कह सकते हो, ये क्या होता है कि इंसान जो अपने रचनाएं करता है, अपनी खुद खोज करता है। जैसे कि देखिए बौद्धिक संपदा मानव की रचनाओं को शामिल करता है, जैसे कि कोई आविष्कार करना, किसी साहित्य को लिखना। पहले मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ और फिर उसके बाद इंग्लिश में भी साथ के साथ बताऊँगा। साहित्य करना या फिर कोई कलात्मक कार्य करना, जैसे कोई ड्राइंग्स बनाना, किसी प्रतीक बनाना, कोई नाम बताना, किसी की छवि बनाना, मतलब किसी की कोई ड्राइंग पेंटिंग बनाना, व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले डिज़ाइन बनाना। ठीक है, जो भी डिज़ाइन होते हैं उनका डिज़ाइन करना। फिर बौद्धिक संपदा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में, 2 पार्ट्स में। तो क्या है समझना ध्यान से। कहता है औद्योगिक संपत्ति होती है, जिसमें कि उद्योग का संपत्ति कैसे कह सकते हो, जो आविष्कार करते हैं, जिसे हम पेटेंट कहते हैं। ट्रेडमार्क होता है, औद्योगिक डिज़ाइन होता है, भौगोलिक संकेत होता है। ये सब क्या एक तरीके से दोस्तों औद्योगिक संपत्ति है। और इसमें एक और आंसर क्या डाल सकते हो आप गाइस, इसमें आप इसमें कह सकते हो सर दूसरा क्या होता है एक तरीके से जो कॉपीराइट होता है, जिसमें साहित्यिक अगर आपने कुछ छाप दिया, ठीक है, या कुछ लिख दिया, कलात्मक कार्य जैसे कि उपन्यास लिखा, आपने कोई कविता लिखी, कोई नाटक लिखा, फिल्म बनाया, संगीत कार्य किया, और इन सब से जो भी चीज़ें मिलती है इसे हम कहते हैं कॉपीराइट। और दूसरा क्या होता है ट्रेडमार्क, पेटेंट होता है एक तरीके से जिसमें हम खुद बनाते हैं और वो हमारे नाम पे ही रहता है। और दूसरा क्या, हमने तो खुद बनाया पर उसका यूज़ बहुत सारे लोग कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं एक तरीके से कॉपीराइट कहते हैं। किसी की तस्वीरों का यूज़ करना, मूर्तियाँ और वास्तु सेल्फ डिजाइन। मतलब क्या है, अगर मान लो हमने किसी के नाम का यूज़ किया, ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है किसी की फ़ोटो का यूज़ किया, तो ये सब क्या एक तरीके से कॉपीराइट होता है। और एक पेटेंट क्या होता है, कोई हमने फार्मूला बनाया, ये सब क्या एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि बौद्धिक संपदा है। अब इंग्लिश में बताऊं दोस्तों इसका आंसर, देखिए कहा जा रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, IP से शॉर्टकट में कहते हैं रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। मतलब ह्यूमन माइंड खुद बनाता है, जैसे कि कोई इन्वेंशन करता है, कोई लिटरेसी लिखता है, कोई आर्टिस्टिक सामान बनाता है, कोई काम करता है, कोई सिंबल बनाता है,
किसी का नाम बनाता है, नाम बनाने का मतलब कोई डिज़ाइन बनाता है, एक तरीके से इमेज है, किसी को कोई डिज़ाइन है जो बिज़नेस में यूज़ होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में? नंबर 1 कह सकते हो बोर्ड की कैटेगरी, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो होगी, इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी के नाम से, जैसे कि कोई पेटेंट है दोस्तों, कोई ट्रेडमार्क है, या फिर इंडस्ट्रियल का कोई डिज़ाइन है, या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। ये सब क्या एक तरीके से आप कह सकते हो ये इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी। तो इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें 4 चीज़ें शामिल की जाती है। नंबर 1 कोई अपने इन्वेंशन किया है, यानी कि कोई फार्मूला बनाया तो ये पेटेंट होगा। कोई ट्रेडमार्क है, आपका कोई निशान है, कोई इंडस्ट्री का कोई डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, कोई ग्राफिकल इंडिकेशन बनाया है। ये सब क्या एक तरीके से इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी है। और दूसरा क्या आता है इसके अंदर, जो सेकंड पार्ट की बात करें तो वाइल द अदर्स आर कॉपीराइट्स हो सकता है, जैसे कि लिटरेसी है, आर्टिस्टिक है, वर्क है। इसमें क्या क्या चीज़ को शामिल किया जाता है? कोई नॉवल लिखी आपने, कोई पोएम लिखा, कोई प्ले किया मतलब कोई नाटक करा, किसी फिल्म में कुछ करा, म्यूजिकल वर्क किया आपने, आर्टिस्टिक वर्क किया, इसको हम जैसे कि ड्राइंग बना दिया, पेंटिंग्स बना दी, फोटोग्राफ, स्क्रप्चर्स, ये सब क्या एक तरीके से दोस्तों कह सकते हो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये दूसरा पार्ट है, जो क्या होता है एक तरीके से हमारा कॉपीराइट होता है, ठीक है दोस्तों। यानी इसमें आप कह सकते हो किसी का लिटरेसी आ सकता है, आर्टिस्टिक मतलब डिज़ाइन आता है, ये आता है। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 3 क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आंतरिक व्यापार की कोई 2 प्रमुख या 2 व्यापक श्रेणियों के नाम लिखे। लिस्ट द 2 बोर्ड्स कैटेगरीज ऑफ इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? होलसेल, और दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों? दूसरा हो सकता है आपका रिटेलर, ठीक है, ये रिटेलर है, ठीक है दोस्तों। रिटेलर क्या होता है एक तरीके से? होलसेल में क्या होता है? थोक विक्रेता। और दूसरे में क्या आता है दोस्तों? पहले में थोक आता है, यानी कि पहले में थोक आएगा, और दूसरे में क्या आएगा एक तरीके से? फुटकर आएगा, ठीक है गाइस, फुटकर। तो देखिए क्या क्या आ सकता है इसमें। 2 श्रेणी क्या होगी आपकी? आप पहले में बोलोगे सर कि आप एक बोलोगे फुटकर व्यापारी, और दूसरा क्या हो सकता है? थोक व्यापारी। तो देखिए इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इसका सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने, होलसेल ट्रेड, और दूसरा क्या कह सकते हैं दोस्तों? रिटेल ट्रेड, ठीक है। ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका कि विभागीय भंडारों और बहुसंख्यक दुकानों में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब इंग्लिश में क्या बताना है आपको? डिफरेंस बताना है कि डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल स्टोर में या शॉप में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए आपका सॉल्यूशन, इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों क्या डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल स्टोर। तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं? जिनका लोकेशन क्या होता है एक तरीके से सेंट्रल प्लेस में होता है। सेंट्रल प्लेस का मतलब जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वो होता है सेंट्रल प्लेस, या फिर ये देश के किसी मुख्य क्षेत्रों में होता है। परंतु मल्टीपल स्टोर शॉप जो होते हैं, बहुसंख्यक जो दुकानें होती है एक तरीके से, वह कहाँ पे होती है? जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक क्या होती है आसानी से पहुँच सकती है, ठीक है, अप्रोच रखती है। जैसे कि आपका दिल्ली की बात अगर हम करें तो कह सकते हो गाइस उत्तम नगर, नेहरू प्लेस, ठीक है। इस तरीके से इनके मल्टीपल शॉप्स होते हैं। बात करें रेंज ऑफ प्रोडक्ट की, मतलब ये कहाँ इनके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट मिलती है, तो हम कह सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर जो विभागीय भंडार होता है उसके अंदर क्या क्या मिलता है एक तरीके से? वहाँ पे उत्पादों का अनेक प्रकार होता है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट अनेक प्रकार के मिलते हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। बट मल्टीपल शॉप्स में क्या होता है? मल्टीपल शॉप्स में ऐसा नहीं होता है। मल्टीपल शॉप्स में केवल और केवल स्पेसिफिक यानी कि कुछ ही रेंज की प्रोडक्ट मिलते हैं, इसमें आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती है। मल्टीपल शॉप्स में क्या होता है? एक जैसी वस्तुएं ज़्यादातर बिकती हैं, ठीक है गाइस। 3rd पॉइंट पढ़ते हैं अब इसका। इस पर सर्विस ऑफर्ड कौन कौन से होते हैं? मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें सर्विस ऑफर कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन सी सेवाएं आपको दी जाती है। तो हम कह सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, यानी कि विभागीय भंडार में मैक्सिमम सर्विस टू कस्टमर, मतलब कस्टमर को सारी की सारी लगभग सारी सुविधाएं आसानी से मिलती है। पर मल्टीपल स्टोर शॉप में क्या होता है, यानी कि विभागीय श्रृंखला में क्या होता है दोस्तों? बहुसंख्यक दुकानों में क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो सर्विस होती है एक तरीके से वो बहुत ही नियमित होती है, कह सकते हो कम होती है, नियमित नहीं होती है, अनियमित हो सकती है कह सकते हैं, यानी कि निम्न सर्विस होती है एक तरीके से, बहुत ही कम सर्विस मिलती है इसमें आपको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के क्या उद्देश्य हैं, यानी कि NSIC। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है।
व्हाट आर द एम्स, एम्स का मतलब क्या होता है, जो उनका गोल है क्या है, NSIC का गोल्स क्या है, ठीक है। NSIC की फुल फॉर्म आपको याद रखना, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। तो इसके उद्योग हम इसके जो उद्देश्य हैं वो बताते हैं दोस्तों। इसके उद्देश्य दोस्तों देखिए है आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आंसर नंबर 6 में कहता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन एम्स आर प्रोवाइडिंग नंबर 1 टू मेक अवेलेबल इंडिजिनियस एंड इम्पोर्टेड मशीन ऑन द ईजी हायर परचेज टर्म्स। मतलब पहला पॉइंट बता रहा है कि जो बाहर की एक तरीके से अलग मशीन होती है और इम्पोर्टेड मशीन होती है वो आसानी से ईजी परचेज के माध्यम से मिल पाए। तो देखिए हिंदी में क्या मतलब है इसका। NSIC का लक्ष्य क्या है, आसान किराए के शर्तों के साथ स्वदेशी और आयातित मशीनों को उपलब्ध कराने के लिए होता है। मतलब पहला काम क्या है, जो विदेशी स्वदेशी हो सकती है या फिर आयात की गई मशीनें होती हैं वह आसानी से सस्ते दामों पर आसानी से मिल सके, ये उनका पहला काम होता है NSIC का। दूसरा काम क्या होता है दोस्तों इनका, दूसरा काम होता है दोस्तों सोर्स सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट रॉ मटेरियल बोथ डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड। मतलब NSIC का पहला काम, दूसरा काम हो सकता है हम कह सकते हैं विदेशों से जितने भी सामान आता है, कच्चा माल आता है एक तरीके से या फिर अपने देश का, उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, पूर्ति करवा सकते हैं, सप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी में भी बता दे रहा हूँ मैं आपको साथ के साथ घरेलू माल या फिर आयात किया हुआ दोनों कच्चा माल का स्रोत आसानी से मिले, आपूर्ति हो सके और उनका वितरित हो सके। वितरित मतलब आसानी से उनके पास पहुंच सके। तो देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आसानी से सप्लाई हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके, क्या चीज़, रॉ मटेरियल, चाहे वो डोमेस्टिक का हो या फिर इंटरनेशनल ट्रेड से बाहर से आया हो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, NSIC का जो हम एम पढ़ रहे हो क्यों है, क्या है, टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। जितने भी स्मॉल बिजनेस यूनिट है उनको ना फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, फैसिलिटेट कर पाए विदेशी सामान को। तो देखिए हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि लघु व्यवसाय जितने भी होते हैं उनको उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, बनाने के लिए काम करती है। जो लघु व्यवसाय है उनका अगर कोई काम है, सामान है, अगर वह उसको निर्यात करना चाहते हैं तो उनको आसानी से हम ये मतलब NSIC हेल्प करती है, मतलब फैसिलिटेट पहुंचाती है, सुविधा पहुंचाती है किस चीज़ के लिए, उनके सामान को एक्सपोर्ट करने में। किनके सामान को, जो स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस यूनिट जितनी भी है देश की, उन सभी को हेल्प करती है उनके सामानों को विदेशों में भी बेचने में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं, मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विस, और उनकी मॉनिटरिंग करती है और उनको एडवाइजरी प्रोवाइड करती है कौन, NSIC। तो याद रखना आपको NSIC क्या करती है, एक तरीके से उनको मॉनिटरिंग करती है, मतलब उनकी देखरेख करती है और उनको एडवाइजरी जारी करती है। तो हिंदी में क्या मतलब हुआ देखिएगा, इस हिंदी में होता है कि उनको परामर्श देती है और सलाहकार की सेवाएं प्रदान करती है, यानी कि उनकी एक तरीके से हेल्प करती है। तो ये किसके फंक्शन है, एक तरीके से NSIC के ये फंक्शन कह सकते हैं। और उनकी क्या कह सकते हैं दोस्तों, एक तरीके से हम कह सकते हैं उनके लक्ष्य क्या हैं, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की।